Good morning, everybody. In 11th class, the periodic table, the today's topic is the electronegativity. Now, first of all, what is the electronegativity? Sometimes the confusion may be in between the electronegativity and electron gain enthalpy, because the result of both the activities are the same, but there is a difference. What happens in electronegativity? Electronegativity can be measured in the molecule only. तो मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जब दो एटम होते हैं तो दोनों एटम्स मिलकर के जब एक केमिकल बॉन्ड से वो फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनकी दोनों की जो जेड डबल एफ है उसको देखा जाता है. If the Z double F both the combining atom is the same, then the electron negativity becomes 0. But if there is a difference, then there should be some value of the electron negativity. तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करें कि उदासीन परमाणु में उसके परमाणु द्वारा साझा युग्म को. अब यहाँ पर साझा युग्म बताया गया. जैसे एक एग्जांपल देखिए कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का, तो ये साझा हो गया. ये साझा युग्म जो है वो अपनी ओर आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. अब शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसका जेड डबल एफ ज्यादा होगा. जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन का जेड डबल एफ ज्यादा होता है इसलिए ये अट्रैक्ट यहाँ करेगा. तो अब ये एच तो हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और Cl हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव. समझ में आ गई? तो इस तरह से अब हम ये कहेंगे कि ये जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपेरेटिव टू द हाइड्रोजन इट इज मोर. क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि इसने शेयर्ड पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया. तो ये एक तरह से पोलर कोवेलेंट. ठीक है, अब ये पोलर कोवेलेंट. तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा ये यूज है वो इस पोलर कंपाउंड के अंदर ही पढ़ा जाता है. तो अब इसको हम यहाँ पे डिनोशन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल ये, ठीक है, और ये H, ठीक है, ये इसका डिनोशन हो गया डेल्टा ENH. ये इसकी थर्मोडायनेमिक्स हो गई. अब इसकी जो मेजरमेंट है, अब इसको आप मेजर कैसे करें? द मेजरमेंट ऑफ EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसके लिए अलग अलग से हैं. सबसे पहले आपके जो है ना वो पोलिंग का है. तो ये पोलिंग मेजरमेंट ये कहता है कि A और B जो उदासीन एटम है, जैसे ये XA, ठीक है, और XB, तो X इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड X इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द B. अब ये दोनों अगर ये साझा कर लेते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है XA माइनस XB, इफ इट इज 2.08 एंड डेल्टा अंडर रूट डेल्टा AB, तो ये जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका कैलकुलेशन हमने 0.208 अंडर रूट डेल्टा AB से इसको आप कर सकते हैं. एक दूसरे वैज्ञानिक थे जो आपके मुल्किन के द्वारा होता है. तो मुल्किन जो है, मुल्किन मेजरमेंट का फॉर्मूला ये कहता है कि ये डेल्टा ENH जो है वो इज इक्वल टू डेल्टा IH प्लस डेल्टा EGH डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो मुल्किन के द्वारा हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं. तो ये वैल्यू ऑफ डेल्टा IH जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इस मुल्किन फॉर्मूले के द्वारा आपको फाइंड आउट कर सकते हैं. एक उन्होंने इसका और बताया है कि ये डेल्टा ENH जो है ये 0.744 प्लस 0.0359 ये सब कॉफिशिएंट है. और उसके बाद फिर ये जेड डबल एफ और इन दोनों में आप उसकी रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए. उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए सैंडरसन. तो सैंडरसन ने किसको कैसे बताया है? सैंडरसन मेजरमेंट. तो सैंडरसन मेजरमेंट का कहना यह है कि स्टेबिलिटी रेशियो SR
इज इक्वल टू डी अपॉन डी आई। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी रेशियो होता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द डी और ये आइसो इलेक्ट्रॉन जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसकी डी आई। तो जिस में है उसमें जैसे आपने हीलियम का लिया तो हीलियम की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो डी आई होगी, और उसी आवर्त के कोई दूसरा तत्व जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना चाहते हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी बन जाएगी। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है आपका जेड डबल एफ, जेड तो जेड डबल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई एन। तो जैसे जैसे आवर्त सारणी में आप जेड डबल एफ को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस, अब ये दूसरा फैक्टर हो गया आपका रेडियस का। तो रेडियस ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आर इज द रेडियस ऑफ द नोइंग एटम, उसकी रेडियस आपको पता हो। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन। जैसे Fe+3 इज ग्रेटर देन दी Fe+2, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe+3 की ज़्यादा होगी। इसी तरह से आपके S करेक्टर, S जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पे आप इसकी डिनोशन करना चाहें तो ये Sp3 सबसे लोवेस्ट होगा, Sp2 और Sp। तो S करेक्टर का रेशियो बढ़ने के कारण यहाँ 50-50% हुआ। तो जैसे जैसे S करेक्टर का रेशियो बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम भी इंक्रीज होती जा रही है S करेक्टर। अब इसके आवर्तीता पीरियोडिसिटी पर आपको देखिए, इनकी जो पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले आवर्त में देखिए इन द पीरियड लेफ्ट टू द राइट ये इंक्रीज होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है वो जेड डबल एफ इंक्रीज होता जाता है और सिग्मा घटता है। जबकि आप ऊपर से नीचे जब समूह में आएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो जेड डबल एफ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इनकी नेगेटिविटी कम होती चली जाती है। तो समूह के अंदर ऊपर से नीचे के बढ़ने पर नेगेटिविटी कम और आवर्त में बाईं से दाईं ओर ज्यादा। बोरोन और एल्यूमिनियम तक पहले बढ़ती है उसके बाद में ये घटती चली जाती है। 14 ग्रुप में कार्बन के बाद में लगभग ये कांस्टेंट हो जाएगी। 14 ग्रुप का जो कार्बन है उसके आगे फिर आप आगे चलिए राइट को तो फिर ये लगभग स्थिर हो जाती है। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 0 होता है क्योंकि उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, वो ऑलरेडी वो जो है वो कंप्लीटेड है। डी ब्लॉक में जो 5वें 6ठे आवर्त के जो परमाणु हैं इनकी त्रिज्या समान होने से लगभग समान रहती है। डी ब्लॉक में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लगभग समान होती है क्योंकि इसमें जेड डबल एफ और जो सिग्मा है ये दोनों ही साइमल्टेनियस इंक्रीज होते हैं, साथ साथ ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनका हम कहाँ यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखिए धात्विक और अधात्विक गुणों की व्याख्या। अगर हम मेटेलिक करैक्टर को डिफाइन करना चाहें कि आवर्त सारणी के अंदर मेटेलिक करैक्टर किसका ज़्यादा किसका कम है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मेटेलिक करैक्टरिस्टिक्स। तो बाईं से दाईं ओर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो उसके मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में आंशिक आयनिक गुण पार्शियल, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है जैसे आपके CH4
ठीक है, मेथेन का हो गया ये। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये शेयर्ड पेयर होते हैं, तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो आंशिक आयनिक गुण के अंदर परिवर्तित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें होता है। तो HCl का जो मॉलिक्यूल है वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बट इट हैज गॉट द सम आयनिक करैक्टर। तो अब इसमें आयनिक प्रतिशत जो है वो कितना निकालें, तो आयनिक परसेंटेज, इसको हम बोलेंगे आयनिक परसेंटेज। ये कैलकुलेशन इस तरह से कि 16 इज द कोफिशिएंट XA एंड द XB, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, प्लस 3.5 XA एंड XB का डिफरेंस और इसका स्क्वायर। तो अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड में उनकी आयनिक परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 16 और ये 3.5, ये 3.5 इनका डिफरेंस का जो है वो स्क्वायर रूट, दोनों का आप जो है इनको जोड़ दीजिए तो ये उसका आयनिक परसेंटेज बन जाएगा। तो आयनिक परसेंटेज को कैलकुलेट किस तरह से करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध की लंबाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये भी आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करें। बॉन्ड स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अंतर बढ़ने से स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बढ़ने से इंक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से इंक्रीज होगा। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ पर HF और उसके बाद HCl, HBr और HI। अब आपसे पूछा जाए कि इनका जो है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, तो ये इनका ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो ये HI है, ये ध्यान रखिए, ये हमारा HI है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की सबसे ज़्यादा है और HI की सबसे कम, कारण क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तुलना में बहुत ही कम होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी आप इसमें बता सकते हैं। नेचर ऑफ द ऑक्साइड, एक इनका एप्लीकेशन ये भी है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड को आप आइडेंटिफाई करें कि ऑक्साइड आइदर इट इज द एसिडिक करैक्टर और द बेसिक करैक्टर, वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। यही कारण है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर एल्कलाइन नेचर इंक्रीज होती है। बाईं से दाईं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए उनमें एसिड करैक्टर इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एसिडिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बेसिक, ये इनकी पहचान हो गई, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की गणना करो, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इसके अनुसार, जैसे कि RA और RB, RA और RB इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये -0.09 XA और XB, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ये डिस्टेंस AB की है, A और B। तो A और B के बीच में डिस्टेंस, इनके रेडियस का डिफरेंस, और 0.09 XA और XB, XA और XB क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द A एंड B। अणुसूत्र लिखने में भी इसका उपयोग होता है। द्विलिंगी अकार्बनिक यौगिकों में अणुसूत्र, जैसे पहले NaCl का सूत्र सही है कि नहीं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस तत्व के संकेत को पहले लिखा जाता है और जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको बाद में। तो NaCl का सूत्र NaCl ही होगा, ClNa नहीं होगा, ठीक है। अपवाद हमारा NH3 बन गया। अमोनिया में सूत्र होना चाहिए H3N, लेकिन हम उसको NH3 लिखते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड एंगल ABX में B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में घटने पर बंध कोण का मान बढ़ता है। जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ में आप देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटने पर वो बंध कोण भी घटते चले जाते हैं। NH3 में का बंध कोण जो है NF3 से अधिक होता है,
ठीक है, NF3 से अधिक होता है, तो यहाँ पर NH3 में कम हो गई ना इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसमें उसका अपघटन कराएं तो क्या बनेगा, जैसे देखिए कि BCl3 का अगर आप जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास में ये BOH का होल थ्राइस और HCl बनता है, ठीक है। इसी तरह से ClONCl, इसका अगर आप अपघटन कराएं प्लस H2O, तो यहाँ हमें HO2HOCl, तो ये जो 2HOCl है ये हाइपोक्लोरस एसिड, तो उसमें ये देखना होगा कि किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो H2O का हाइड्रोजन जो है जिसकी विद्युतता ज़्यादा होगी उसकी तरफ ये चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन से ये H जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन गया HOCl। MX का जल अपघटन उपकरण में क्या होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक होती है तो HCl बनेगा क्लोराइडों में, और अगर M की तुलना में X की अगर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है तो फिर HOCl बनेगा। तो प्रोडक्ट भी हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक टॉपिक आपका और रह गया, ये है वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है आवर्त गुण के अंदर संयोजकता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम कहेंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उनकी संख्या ही उस तत्व की संयोजकता बन जाती है। तो किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे एक संयोजी परमाणु से जितनी संख्या में संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता बन जाएगी। नाइट्रोजन एक परमाणु है, यह हाइड्रोजन के 3 परमाणु से। अब आपको नाइट्रोजन की संयोजकता निकालनी है तो NH3, तो अब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है ये वैलेंसी कितनी हो गई, बराबर 3। क्यों हो गई, क्योंकि ये 3 एकल संयोजी हाइड्रोजन परमाणु से इनका संयोग हो रहा है, इसलिए ये 3 हो गई। S ब्लॉक के तत्वों के वैलेंसी जो है उनके वर्ग की संख्या के अनुसार, जैसे S वर्ग में जो है S ब्लॉक में जो प्रथम समूह है उनकी संयोजकता 1 होगी, और जो द्वितीय समूह है हमारा एल्काइन अर्थ उनकी भी संयोजकता 2 होगी। लेकिन P ब्लॉक में जब आप वैलेंसी को निकालना चाहते हैं तो उसको 18 माइनस वर्ग की संख्या, आप 18 में से वर्ग संख्या को घटा दीजिए। अब जैसे आपसे पूछे जाएंगे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, तो हम कहेंगे कि ये इसका जो 18 है उसमें से आप 15 को घटा दीजिए = 3। तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 18 में से उसको माइनस कर दीजिए, वो उसकी संयोजकता आ जाएगी। आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, तो 18 में से 17, क्योंकि क्लोरीन 17 का है तो संयोजकता हो गई 1। तो इस तरह से हम वैलेंसी को भी ज्ञात कर सकते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता होती है क्योंकि उनमें 2 संयोजक कक्ष NS और N-1D, तो N-1D के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी संयोजकता में काउंट किए जाएंगे और NS के भी, इसलिए उनमें परिवर्तनशील संयोजकता होती है। एक गुण और आवर्त सारणी का, वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। ऑक्सीकरण अवस्था उदासीन अणु में सभी परमाणु को मुक्त करने पर प्राप्त आयन पर आवेश की संख्या, ठीक है। अब जैसे आपका NaCl है, तो NaCl को जब आप बाइफरकेट करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपसे पूछा जाए कि NaCl में सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बताएंगे +1। NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो Cl नेगेटिव। तो उदासीन अणु में उनके जो अवयवी तत्व हैं उन पर जो आवेश हैं उन आवेश को ही उस ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था संयोजक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करेगी।
मैग्नीज की संयोजकता जो 4s2 3d5, आपसे पूछा जाए कि Mn के बारे में ऑक्सीजनेशन स्टेट, तो यहाँ पे 3s2d5, इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आपके देख रहे हैं कि मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इसलिए इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 7 हो जाएगी। ठीक है, ये 1+1+2+3+4+5+6 और +7, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 7 हो गई। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो नेगेटिव में होती है। ऑक्सीकरण अवस्था में 2 प्रकार की हो गई ना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ये धनात्मक ऋण और जिनकी कम होती है उनकी पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से ये आपके आवर्त सारणी का अंतिम जो टॉपिक था, और अब इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपको बताएंगे अगले वीडियो में।